नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आपको रूबरू कराएंगे क्या कुछ खास चल रहा है कारोबार जगत में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स। मार्च 2024 तक डीमैट खातों की संख्या 15.1 करोड़ के पार। मार्च 2000 के अंत में डीमैट खातों की कुल संख्या 11.45 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 3.69 करोड़ नए डीमैट खाते जोड़े गए। ईपीएफओ के नियम में बड़ा बदलाव। फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत पैसा निकालने की सीमा को बढ़ाकर दोगुना किया गया। पहले इसमें 50,000 रुपए तक निकालने की थी इजाजत, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। ईपीएफओ का फॉर्म 31 आंशिक निकासी से जुड़ा फॉर्म। नैनो तरल यूरिया के बाद अब सरकार ने सहकारी संस्था इफ्को द्वारा निर्मित नैनो यूरिया प्लस को 3 वर्षों के लिए दी मंजूरी। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो फसल में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करेगा। और रामनवमी के मौके पर कल बंद रहने के बाद आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। पिछले कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो आज के दिन की अगर बात की जाए, बाजार जो है बढ़त के साथ खुला। उसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, इसको देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग्स एजेंसियों ने, अर्थशास्त्रियों ने विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 8% से 8.3% रहने का अनुमान है। साथ ही उद्योग संगठन ने कहा है कि देश की विकास दर अगले 23 साल तक औसतन 6.7% रहेगी और 2047 तक इसके 34.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उद्योग संगठन के मुताबिक उस समय तक प्रति व्यक्ति आय $21,000 होगी। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख अर्थशास्त्री एसपी शर्मा का कहना है कि देश में वृद्धि के लिहाज से बुनियाद मजबूत है। उन्होंने कहा कि 2035 के बाद वृद्धि दर उच्च स्तर से धीरे धीरे नीचे आएगी और औसतन ये अगले 23 साल 6.7% रहेगी। उद्योग संगठन ने रिपोर्ट में देश को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी दिए। उद्योग संगठन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की लागत को कम करने और फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े स्तर पर क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्टार्टअप परिवेश को निरंतर सहयोग देने का आह्वान भी किया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक निर्यात बढ़ाने के लिए संभावित 75 उत्पादों पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो अच्छी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में बात करते हैं आज की कारोबार जगत की। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। इसकी बात की जाए तो आज गिफ्ट निफ्टी 106 अंकों की बढ़त के साथ 22,217 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। गिफ्ट निफ्टी के बाद अगर बात की जाए सेंसेक्स की, जी हाँ, तो आपको बता दें वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 235 अंकों की बढ़त के साथ 73,180 के स्तर पर खुला, तो वहीं निफ्टी 95 अंकों की बढ़त के साथ 22,243 के स्तर पर खुला है। तो आज की स्थिति आपने जान ली। और इसी में अगर हम बात करते हैं आज की टॉप गेनर्स, जहां हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया, तो इस कैटेगरी में है आज बीपीसीएल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम और टाटा स्टील। ये आज के टॉप गेनर्स में शुमार रहे। टॉप गेनर्स के बाद अगर आज के टॉप लॉसर्स की बात की जाए, जहां लाल निशान के साथ लगातार कारोबार हो रहा है, गिरावट नजर आई, वो है एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और सन फार्मा। ये आज के टॉप जो लूजर्स हैं उस श्रेणी में दर्ज किए गए। वहीं अगर क्रूड की भी हम बात करें तो आपको बता दें ब्रेंट क्रूड का जो भाव है वो $87 के पार दर्ज किया गया है। $87 प्रति बैरल आज ये दर्ज हुआ। और इकोनॉमी टुडे में अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में अब आपको बता दें भारतीय बाजार को लेकर जहां विदेशी निवेशकों में आकर्षण बढ़ा है, तो वहीं घरेलू निवेशकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान अगर हम देखें
खासतौर से डीमेट खातों की अब जो संख्या है, जो कि मार्च 2024 में दर्ज की गई, ये 15.1 करोड़ के पार दर्ज हुई है। यानी सालाना आधार पर देखा जाए तो 32.25% की वृद्धि के साथ जो निवेशक हैं वो अपना भरोसा जता रहे हैं। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था भारत के लिए एक तरफ वैश्विक रेटिंग एजेंसियां और प्रमुख आर्थिक संस्थान अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में डीमेट खातों की बात करें तो मार्च 2024 के आखिर में डीमेट खातों की संख्या पहली बार 15.1 करोड़ के पार दर्ज की गई है। एक साल पहले की समान अवधि यानी मार्च 2023 के अंत में डीमेट खातों की कुल संख्या 11.45 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कुल 3.69 करोड़ नए डीमेट खाते जोड़े गए हैं। सालाना आधार पर यह 32.25% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 में हर महीने देखा जाए तो औसतन 30.7 लाख नए डीमेट खाते खोले गए। दिसंबर 2023 के बाद से नए डीमेट खाते जोड़ने की दर में काफी तेजी आई है। दिसंबर से फरवरी के दौरान हर महीने 40 लाख से ज्यादा डीमेट खाते जोड़े गए। वहीं इस साल जनवरी में सबसे ज्यादा 46 लाख डीमेट खाते जोड़े गए थे। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने भी वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच वृद्धि तेज रहने की उम्मीद से भी एफपीआई का भारतीय बाजारों को लेकर आकर्षण बढ़ा है। घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति और आर्थिक वृद्धि की बेहतर संभावनाओं के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 13,300 करोड़ रुपए से अधिक डाले हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था दमदार प्रदर्शन कर रही है। डीमेट अकाउंट की संख्या में वृद्धि हो या फिर एफपीआई में, इसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, जिस वजह से शेयर बाजार भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से डीमेट अकाउंट्स की अगर हम बात करें उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ एफपीआई जो है उसमें भी हम इजाफा देख पा रहे हैं। यानी एक भरोसा जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर, शेयर मार्केट पर वो कायम नजर आता है। और इस पर और चर्चा के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर एनसी महेश्वरी जी, अध्यक्ष हैं फारसाइट ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत आपका महेश्वरी जी इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तमाम चुनौतियां चल रही हैं और उन सब के बावजूद भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। क्या एक यही वजह है कि तमाम जो निवेशक हैं, घरेलू निवेशक तो यहाँ के बाजार को देखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो निवेशक हैं उनका भी आकर्षण बढ़ा है? देखिए, किसी भी बाजार में पार्टिसिपेशन करने के लिए 2 चीजें बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ इकोनॉमी की कॉन्फिडेंस की आप बात करें, जितनी भी अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, हर एक ने कहा है कि 0.3% बेसिस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी, जबकि वर्ल्ड की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है, डाउन हो रही है, ग्रोथ नहीं दे रही। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में कंटिन्यूअसली प्राइस ज्यादा है, लग्जरी अपार्टमेंट्स पे डिमांड बढ़ रही है, रियल एस्टेट में भी प्राइस बढ़ रही है और इक्विटी में भी बढ़ रही है, और अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स में भी डिमांड बढ़ रही है। इस वजह लोकल इकोनॉमी में काफी पैसा है, काफी बोयंसी है और काफी उसमें पार्टिसिपेशन है। और अगर हम देखें मॉनसून, अगर अभी मॉनसून का जो प्रिलिमिनरी आया है, हमारी इकोनॉमी और खासकर जितनी ये अपनी वेस्टर्न और इस साइड की जो एशियन कंट्रीज है, इन पे मॉनसून में काफी डिपेंडेंट है, और मॉनसून ने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव और अच्छा इंकरेजिंग रेस्पॉन्स दिया है कि हमारा रेस्पॉन्स शायद 103% तक आएगा। तो इस वक्त चलते हुए इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा है रेगुलेटरी प्रोसेस। अगर कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में, लेकिन लोगों को सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल रहा, लोगों को ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल रही, लोगों को कोई डाटा लेना हो, उसकी कॉन्फिडेंस हो, ये हो, इसके चलते हुए हमारे रेगुलेटर्स ने पिछले 2 साल में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे आयामों पे काम किया है। अब जो शेयर्स है वो हमेशा ही जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में ही रहता है। वो ब्लॉक मैकेनिज्म है, जब वो एक्चुअली बेचता है तो एनएससी या बीएससी की ड्यूटी है, तो उसको चेक करेंगे जब ही शेयर उठेगा। तो इस मतलब किसी इन्वेस्टर को ये डाउट नहीं है कि मेरा शेयर्स कहीं मिसयूज तो नहीं जाएगा। जहां तक पेमेंट की बात है, T+1 हम दे रहे हैं, और हम ही शायद कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से है जहां T+0 भी चालू किया जा रहा है।
जी। इसका मतलब है कि आज कैश, रियल कैश मार्केट, तो हमारे पास दोनों अहम है। हमारी इकोनॉमी में भी कॉन्फिडेंस है और इन्वेस्टर्स को, चाहे वो संस्थागत हो चाहे इंडिविजुअल रिटेल हो, जी। दे आर वेरी हैप्पी विद द सिस्टम। तो दोनों चीजों के चलते हुए जो आप देख रहे हैं पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। जी महेश्वरी जी, और जो जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे, ये कॉन्फिडेंस और जो विश्वास है अब शायद उपभोक्ताओं में भी ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि एक वक्त था जब शेयर मार्केट या कारोबार को लेकर लगता था कि कहीं जो पैसा है वो डूब ना जाए, कुछ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन नीतियां कुछ इस तरह की आई हैं, पारदर्शी पूरा बनाया गया है, प्रणाली को सरल कर दिया गया है पहले के मुकाबले। बिल्कुल ठीक। मैंने आई थिंक मैं भी उसी बात पर चर्चा कर रहा था कि जो हमारा प्रणाली है, दोनों चीजें, सबसे पहले इकोनॉमी में अच्छा काम होना चाहिए था, वो गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म विजन है, गवर्नमेंट में जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिसीजन में और पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेस में, जो एक निवेशक को एक स्टेबिलिटी देखने को नजर मिल रही है, एक लॉन्ग टर्म विजन देखने को मिल रहा है, उसके चलते हुए उसको इकोनॉमी में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब खाली बात रह जाती है सिस्टम्स की। सिस्टम्स में जो अभी पिछले 2 साल से 3 साल से जो भी अच्छे नीतिगत सिस्टम्स में बदलाव किए गए और काफी बदलाव अभी आने बाकी हैं, उनके चलते हुए सबसे पहले तो जो एक आम इन्वेस्टर है उसको ये भरोसा है कि मैं जिस प्राइस पे शेयर बेच रहा हूँ वो एक्चुअल जेन्युइन प्राइस है। ऑनलाइन सारी चीज वो वेरीफाई कर सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे और ऑनलाइन चैनल्स के और ऑनलाइन एप्स के जरिए उसको पता है कि मेरी क्या प्राइस बिक रहा है। जो पहले वर्ड होता था फ्रंट रनिंग होना है, जैगिंग होना है, कटिंग होनी है, वो कुछ अवेलेबल नहीं, तो उसको पता है कि मैं बेस्ट प्राइस पे माल दूं। जी महेश्वरी जी, लेकिन अगर सबसे प्रमुख क्योंकि अलग बाजार में तमाम जो क्षेत्र हैं, सेक्टर्स हैं, उसमें जो निवेशकों का रुझान है वो बनता हुआ नजर आता है। जब हम कहते हैं कि जो डीमेट का आंकड़ा है वो 15.1 करोड़ के पार पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं कौन से ऐसे आपको जो क्षेत्र हैं वो दिख रहे हैं जहां पे एक जो रुझान है, जो विश्वास है, वो उपभोक्ता ज़्यादा जता रहे हैं निवेश के लिए? देखिए, सबसे पहले हम डीमेट की बात करें, अगर हम ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो इस साल उन्होंने 30% की ग्रोथ दी है, तो बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही अच्छी मानी जानी चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकली मुझे कहना चाहिए 30% ग्रोथ है और ये बड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप मंथ टू मंथ भी इसको मिलाएं तो रफली आप देखेंगे कि करीब हर मंथ में 3% का इजाफा हुआ है। तो जिस समय हम डीमेट अकाउंट करते हैं तो उस समय उसका कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज ओनली इंटेंशन। एक आदमी को कॉन्फिडेंस है और वो अपना अकाउंट खोलता है कि अब मुझे शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में किन शेयर्स पे लोगों का फोकस है। अभी भी हम देखेंगे कि मिड कैप में, एसएमई सेगमेंट में जो शेयर्स हैं उस पे अभी भी इन्वेस्टर्स काफी फोकस कर रहे हैं। रियल एस्टेट के शेयर्स पे बहुत अच्छा फोकस है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत अच्छा फोकस है। खाली जो सेक्टर्स थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उसमें एक आईटी है, जो कि मैंने देखा है जब भी अमेरिका में इलेक्शन होता है कहीं ना कहीं बेंगलोर में जो जॉब शिफ्ट हो रही है, इंडिया में जॉब शिफ्ट हो रही है, आईटी सेक्टर में इंडिया की जो मोनोपोलिक पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एक इलेक्शन मुद्दा बन जाता है। उसके चलते हुए मुझे लगता है 2-3 महीने आईटी सेक्टर में शायद उतना इजाफा देखने को ना मिले, बट उसके बाद आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। ऐसा ही थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में, अगर बैंकिंग सेक्टर की हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो 5 साल पहले एनपीएस बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट की पॉलिसी के चक्कर में एनपीए कंट्रोल में है। आईबीसी मैकेनिज्म से जो एनपीए थे उनका रिजोल्यूशन भी हो रहा है, उसके चलते हुए उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि जितने हमारे बड़े शेयर्स हैं उनकी जो होल्डिंग्स है वो एफएफआई बेस्ड होगी, उसके चलते आप देखेंगे कि एचडीएफसी। बिल्कुल महेश्वरी जी, जो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसके नज़रिए से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ा शेयर है या किस तरीके से कोई छोटी कंपनी में भी निवेश हो रहा है, लेकिन निवेश के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस बारे में और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय जो बाजार हैं उस पर निवेशकों का जो रुझान बढ़ रहा है, एक कहीं ना कहीं आकर्षण जो है वो लगातार बढ़ता नजर आता है। डीमेट अकाउंट्स की अगर हम नंबर्स की बात करें उसमें लगातार इजाफा, उसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक हैं उनकी भी रुचि लगातार बनी हुई है और इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एनसी महेश्वरी जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। महेश्वरी जी, ब्रेक में जाने से पहले हम आप बता रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जो शेयर हैं जब उनके बाजार को हम देखते हैं, लेकिन खासतौर से शेयर बाजार की जब हम बात करते हैं तो इस वर्ष हमने देखा नई ऊंचाइयां जो हैं उन पर भी हमारा बाजार गया। हालांकि गिरावट का दौर भी एक हमने इस दौरान देखा है, उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार हम देखते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो इलेक्शन है, कल से जो एक फर्स्ट फेज़ है वो शुरू होगा, पहले चरण का कल मतदान होगा, तो क्या इस दौरान इलेक्शन का जो प्रभाव है वो कुछ हमें नज़र आएगा मार्केट पर? देखिए, वॉलेटिलिटी इज ए ब्लड लाइन ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो वॉलेटिलिटी शुरू में कहीं कहीं लगता है कि शायद मार्केट के लिए खराब नहीं है, कुछ कई बार निवेशक उससे घबरा जाते हैं, बट वॉलेटिलिटी हमको एग्जिट होने का और एंट्री करने का दोनों का एक बड़ा अच्छा अभूतपूर्व मौका हमें प्रदान करती है और हमें उसको यूज करना चाहिए। और हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वॉलेटिलिटी जो इनएविटेबल है, वॉलेटिलिटी को स्टॉक मार्केट से हटा नहीं सकते, लेकिन हमें राइट मोमेंट में देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में भी वही चीज है, जब हम इलेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मार्केट इस बात को डिस्काउंट करके चली है कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल सक्सेशन है वही रहेगा और पॉलिटिकल कोई ज्यादा बदलाव होने का चांस नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको आप देखेंगे मार्केट में न्यूज बेस कभी कोई ग्रुप हावी होता है कुछ दिन के लिए, तो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है और उसके चलते हुए वो एक हमें एंट्री करने का मौका मिल रहा है। उससे कोई निवेशकों को इस स्टेज पे घबराने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार इस दिवाली तक नेक्स्ट 6 मंथ में यहाँ से बहुत अच्छा आपको स्टॉक मार्केट से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, उछाल की उम्मीद जो है वो निवेशक भी करते हैं और ख़ासतौर से वर्ष 2023 की अगर बात की जाए तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से जो निवेशक हैं उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। लेकिन महेश्वरी जी, अगर देखें क्योंकि कल एक यूएन की रिपोर्ट में भी जो आर्थिक वृद्धि दर है उसमें इजाफा किया गया, उससे पहले IMF ने भी किया, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में बदलाव किया और तमाम जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्होंने भी जो अपने आर्थिक वृद्धि दर की जो बात थी उसमें उन्होंने सुधार करना पड़ा, उसको बढ़ाना उनको पड़ा। तो क्या ये भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि आकर्षण बढ़ जाता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था के प्रति, उस बाजार के प्रति कि लगातार जहाँ पे आंकड़ों को बदलना पड़ रहा है, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल कुछ ऐसे इकोनॉमी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं और सारे ग्लोब को अफेक्ट करते हैं, कुछ है जो लोकल फैक्टर। इस समय जो हमारी मार्केट बढ़ रही है और जो उसका वो क्रेडिट दे रहे हैं, उसको डिस्काउंट करके अपनी फिगर्स चेंज कर रहे हैं, वो हमारा डेमोग्राफिक इफेक्ट, हमारी लोकल कंजम्पशन, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की बेहतरीन प्रदर्शन, हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेहतरीन प्रदर्शन, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास प्रैक्टिकली फूड सिक्योरिटी है, खाने की कोई शॉर्टेज नहीं है, एवरीथिंग वी आर एबल टू। तो इसके चलते हुए हमारे लोकल फैक्टर्स जो है वो उसको प्रीडोमिनेंटली ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए चल रहा है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, अगर आप डॉलर्स की बात करें, तो आप देखेंगे जबकि इस तरह का वर्ल्ड में तनाव है, चाहे वो डॉलर है वो भी हमारे अगेंस्ट जा सकता है। आप क्रूड प्राइस की बात करें, अभी लग रहा है कि शायद इजराइल और जो ईरान का कन्फ्लिक्ट है शायद वो कुछ कंट्रोल में है, उसके चलते हुए हमने देखा क्रूड की जो एकदम गैलपिंग स्पीड से बढ़ा था वो वहीं रुक गया है, 87 पे ये भी ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं एरप्ट हो गया दोबारा तो ये फिर एकदम बढ़ सकता है। अगर हम मान के चलते 90 लेकिन फिर भी ये जो तमाम वैश्विक स्तर की चुनौतियां रही हैं और ये अभी से नहीं, अगर कोविड के दौर से भी हम देखें, क्योंकि तमाम अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति वहाँ पर क्या थी, कोविड से लेके अब तक की भी अगर बात की जाए तो अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ घटनाएं हुई हैं, उनका असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो गतिमान है फिर भी। बिल्कुल ठीक है। अगर जो आज जैसे हम जितने एस्टिमेट्स की बात करें, चाहे किसी भी वर्ल्ड बैंक, IMF, उन्होंने एस्टिमेट नियर बाई 7% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कोई कुछ बेसिस पॉइंट कम या कुछ बेसिस पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे फेवर में होते तो मुझे लग रहा है कि ग्रोथ डिजिट डबल डिजिट की हो सकती है। तो मुझे लगता है हमारा बड़ा एम्बिशियस और टारगेट है कि क्या हम इस साल डबल डिजिट ग्रोथ को प्रदान कर पाएंगे, डबल डिजिट ग्रोथ को ले पाएंगे। और जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं वो उसके लिए बिल्कुल एम्बार्की पे तैयार है, दे आर रोलिंग टू गो। उनको इस पे चलने की पूरी क्षमता है और वो दौड़ने के लिए तैयार भी है। लेकिन उनको जो सपोर्ट चाहिए एक्सटर्नल मार्केट से, वो कितना सपोर्ट मिलता है, डॉलर कितना, हमारी डॉलर और उनकी जो पैरिटी है वो कितनी मेंटेन रहती है,
फ्लो कितना मेंटेन रहता है, एफएफआई और एफडीआई का जो निवेश आ रहा है जी। उसमें कितना आगे निवेश करता है। तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ जो 7% है वो एक कंजर्वेटिव फिगर है और जी। ये फर्दर इंप्रूव हो सकता है। बिल्कुल महेश्वरी जी, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो शायद जो अभी ट्रेंड एक बना हुआ है ये आगे और बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा निवेश को लेकर। बिल्कुल, अभी तो देखा जाए, आगे हमने बात करी कि 15 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। अगर आज हम 145 अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 11%। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अगर हम जो हमारा टारगेट है कि वी हैव टू बी ए डेवलप्ड कंट्री ओनली, तो वहां हमने देखा कि 30 to 35% लोग निवेशक हैं शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ी जल्दी ये जो 14-15 करोड़ की फिगर है ये आपके पास 30 करोड़ की होने वाली है। इस मतलब यहाँ से नंबर ऑफ अकाउंट, मार्केट में पार्टिसिपेशन, मार्केट में जो आईपीओ आ रहे हैं, एफपीओ आ रहे हैं, लिस्टिंग है, कंपनीज अवेलेबल फॉर ट्रेड है, ये सारी की सारी यहाँ से डबल होना है। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि अगर अच्छे फैक्टर्स मिलते हैं, अच्छा स्कोर मिलता है, तो हमारे जो डीमैट अकाउंट है उनकी संख्या बड़ी जल्दी 35 CR होगी। जी बिल्कुल, तो ये वाकई देखने लायक होगा कि किस तरीके से लगातार जो देश की अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होती जाएगी और साथ ही जो शेयर बाजार है वो नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ हमें नजर आएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, बाजार की बात की जाए, किस तरीके से जो डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और खासतौर से दिसंबर 2023 के बाद से ये जो एक ट्रेंड है ये देखने में हमें आया। और इसी में अगर हम बात करें ना सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में करीब 40 लाख से ज़्यादा जो नए डीमैट अकाउंट है वो जोड़े गए थे और इसमें जनवरी इस महीने में करीब 46 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए। तो अपने आप में आंकड़ा सब बताता है कि किस तरीके से जो निवेशक हैं उनका विश्वास बढ़ रहा है। और इसी पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े थे वो भी बता रहे थे किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भी इसका जो असर है वो हम देख सकते हैं। अब आइए इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 68J दावों के तहत निकासी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो गया है। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिए हैं। फॉर्म 31 के माध्यम से ईपीएफ खाते से कई उद्देश्यों के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है, जिसमें शादी, शिक्षा, ऋण चुकौती, घर का निर्माण आदि शामिल है। इसके अलावा यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप 68J दावे के माध्यम से अपने ईपीएफ खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं। सरकार ने नैनो तरल यूरिया के बाद अब सहकारी संस्था इफ्को द्वारा निर्मित नैनो यूरिया प्लस को भी मंजूरी दे दी है। नैनो यूरिया प्लस नैनो यूरिया का एक उन्नत संस्करण है जो फसल में नाइट्रोजन की बेहतर आपूर्ति और पोषण प्रदान करेगा। भारत सरकार द्वारा नैनो यूरिया प्लस को 3 वर्षों तक के लिए मंजूरी दी है। इस अधिसूचना के बाद किसानों को जल्द बाजार में नैनो यूरिया प्लस भी मिलना शुरू हो जाएगा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एनपीसीएल से इजाजत मिलने के बाद अपने ग्राहकों को नए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। कंपनी के पार्टनर बैंकों में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं। शेयर मार्केट को जानकारी देते हुए पेटीएम ने बताया कि 14 मार्च 2024 को उन्हें एनपीसीआई से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर और मल्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस मिला था। इस लाइसेंस के साथ वे पार्टनर बैंकों के साथ अपने यूजर्स माइग्रेट कर रहे हैं। घरेलू तैयार इस्पात की खपत 2023-24 में सालाना आधार पर 13% की वृद्धि के साथ 13.6 करोड़ टन हो गई है। अनुसंधान कंपनी स्टील मिंट इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोटर वाहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की बढ़ती मांग से खपत में वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में देश में तैयार इस्पात की खपत 12 करोड़ टन थी। देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन भी 12.6% बढ़कर 14.3 करोड़ टन रहा। यह वित्त वर्ष 2022-23 में 12.7 करोड़ टन था। अदानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 8,339 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है। इस निवेश के साथ ही अदानी परिवार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़ाकर 70.3% कर ली है। इससे पहले अदानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 18 अक्टूबर 2022 को 5,000 करोड़ रुपए और 28 मार्च 2024 को 6,661 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत इस साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में सालाना आधार पर करीब 10% बढ़कर 70.66 अरब यूनिट रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 64.24 अरब यूनिट थी। यह आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है। मंत्रालय ने इस साल अप्रैल से जून के बीच बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट रहने का अनुमान जताया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट रही, जो अब तक का सबसे बड़ा ऊंचा आंकड़ा है।
वर्ष 2024 में भारतीय आईटी क्षेत्र में खर्च बढ़कर 138.9 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल 122.6 अरब डॉलर की तुलना में 13.2% अधिक है। यह अनुमान रिसर्च फर्म गार्टनर के द्वारा जताया गया है। खर्च में यह वृद्धि सभी प्रमुख सेगमेंट में दर्ज किए जाने की संभावना है, जिनमें सॉफ्टवेयर, डिवाइस, आईटी सर्विस और डेटा सेंटर सिस्टम शामिल हैं। भारत में सॉफ्टवेयर खर्च 2024 में 18.6% की सर्वाधिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। सैमसंग का कहना है कि उसने भारत में अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नियो QLED OLED टीवी कारोबार से 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने कहा है कि सैमसंग ने साल 2023 को 21% वॉल्यूम मार्केट शेयर के साथ समाप्त किया और इस साल कंपनी AI टीवी के लॉन्च के साथ अपनी मौजूदगी और मजबूत करना चाहती है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा आज कारोबार जगत में, और लगातार कारोबार जगत की तमाम जो खबरें हैं उनको हम आपके लिए लाते हैं इकोनॉमी टुडे में। लेकिन फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ को इस नए अंग में, नए रूप में, क्योंकि डीडी न्यूज़ है भरोसा सच का।